हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 14वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण और मानवीय अस्तित्व। यह एक लेख है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा नामक गांव में 9 जनवरी 1927 को हुआ था। ये पर्यावरणविद, दार्शनिक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हिमालय के वृक्षों के काटने के विरोध में आयोजित किए गए चिपको आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने परिस्थिति, स्थायी अर्थव्यवस्था का नारा दिया और पर्यावरण संबंधी व्याख्या और लेखन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 21 मई 2021 में इनका निधन हो गया। अब हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य कि इससे क्या उद्देश्य है। पर्यावरण और मानवीय अस्तित्व के बीच गहरा संबंध। पर्यावरण जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, वन, जीव जंतु शामिल और मानवीय जीव के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के बिना मानव का अस्तित्व नहीं रह सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है। मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें पर्यावरण को दूषित करने वाली गतिविधियों को कम करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ में क्या कहा गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव जाति के भविष्य में प्रदूषण के कारण मंडराते हुए खतरे के प्रति वैज्ञानिक, बुद्धिजीवियों और समाज आंदोलनकारियों की चिंता सत्ता के केंद्र में पहुंच गई है। पर्यावरण संरक्षण का मुकदमा सड़क से लेकर राजमहल तक चर्चा का विषय बन गया। प्रदूषण और प्रकृति विनाश को रोकने के लिए उत्साही समूह सरकारी कानूनों की चिंता न कर उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने लगे। जब मैं जून 1982 में पहली बार स्टॉकहोम गया तो मेरे मित्र इवो इलिस्टी मुझे उस स्थान पर ले गए जहां भूमिगत रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए मार्ग बनाने हेतु विशाल वृक्ष काटा जाने वाला था। इस वृक्ष को बचाने के लिए सारा नगर एक हो गया और कानून में एक लैस सत्ता पक्ष था जो विकास के लिए कुछ हो हल्ला करने वाले हुल्लड़बाजों को दबाने के लिए कटिबद्ध था। दूसरी ओर नागरिक मोर्चे के अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष, न्यायाधीश और अनेक सम्भ्राता लोग थे। विवश होकर सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा और स्टॉकहोम के लोग गौरव के साथ आगंतुकों को इस पेड़ को दिखाते और यह विजय का प्रतीक था। गौरव गाथा के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। यह विजय स्टॉकहोम में पहला विश्व सम्मेलन बुलाने का कारण बनी। विश्व का दूसरा देश जर्मनी है जिसमें पर्यावरण के मुकदमों को लेकर बहुत से जन आंदोलन किए। जंगलों को काट कर सड़कें बनाने, हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए विरोध में सरकार ने आंदोलनकारियों का सामना करना पड़ा। फ्रैंकफर्ट में विश्व में सबसे पहला महत्वपूर्ण हवाई अड्डे और अमेरिकी दबाव में सरकार विस्तार करना चाहती थी और सारा विश्वविद्यालय ही विरोध में खड़ा हो गया। विद्यार्थी निर्माण स्थल पर डट गए और बर्लिन और सरकार समुद्र तट को जोड़ने वाली एक सड़क बनाना चाहती थी, लेकिन उससे सघन वन नष्ट हो रहा था। युवकों ने वहां डेरा डाल दिया और फलत सरकार ने सारी सड़क के क्षेत्र को कंटीले तार की ऊंची पहाड़ियों से घेर कर ही यह काम करना पड़ा। पेड़ों की कटाई के साल को लेकर कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी भाग में मलेशिया में बहुत से स्थानों पर आंदोलन हुए थे। पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन पीस और जुझारू दल का प्रादुर्भाव पर्यावरण रक्षा के आंदोलन में ऐतिहासिक घटना है। करो या मरो जैसे जुझारू दल में सहारक सामग्री ले जाने वाले जहाज़ों तक का
पीछा किया। भारत का चिपको आंदोलन सबसे पुराना और जमीन से जुड़ा है। शहरी सभ्यता के प्रभाव से दूर हाशिए पर रहने वाले गरीब ग्रामीणों का आंदोलन था। अपनी कार्यशैली और निहित विचारों की दृष्टि से उनका ऐतिहासिक महत्व इस आंदोलन का घोष वाक्य है। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। आज यह वाक्य विश्व में करोड़ों लोगों की जुबान पर है। जहाँ सीधी कार्रवाई में आंदोलन जमीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं हरित आंदोलन का अभ्युदय और जर्मनी में तो सत्ता में भी उनकी भागीदारी हुई। पर्यावरण मंत्रालय तो सभी देशों में बने। प्रारंभ में तो इन मंत्रालयों को इतना महत्व दिया गया कि भारत जैसे बहुत से देशों में स्वयं प्रधानमंत्री इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला। सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री थी। धीरे धीरे इन मंत्रालयों को अवमूल्यन होने लगा और बहुत से देशों में तो पर्यावरण की रक्षा की बजाय पर्यावरण में हास का कारण बन रहे हैं। इस दिशा में 80 के दशक पर जो कदम उठाए गए, उनको जुझार संगठनों के सारी सहायता और जीवित रहने और गैर सरकारी संगठन बना दिया गया और मुख्य कार्यकर्ताओं को सरकारी समिति शामिल कर लड़ाकों को दरबारी बना लिया। धनी देशों का खतरा निरंतर बना रहा कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े न हो जाएं और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लगे जाएं। अतः उनकी सरकारों ने अपने देश में बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त हस्त से गरीब देशों को ऐसे संगठनों की सहायता बांटनी प्रारंभ कर दी, जिससे सुविधा भोगी बन जाने की तीव्रता कम हो सके। जिन योजनाओं वृक्षारोपण, जन स्वास्थ्य, साक्षरता, जल संग्रह, क्षेत्र संरक्षण आदि के लिए उन्हें सहायता दी जाती है, वे तो सरकारी विकास कार्यों की तरह हैं। विकास कार्य ही है जिन पर ऊपर से पर्यावरण मूल्यमा चल रहा है, क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति से शुरू हुआ था। इसलिए विकास और पर्यावरण पर बहस चली और उनकी परिणति हुई सतत विकास के नारे से। रियो ने सम्मेलन में इसे जागतिक मान्यता मिल गई। अतः सरकारी रूप से उनको सारे विकास पर सतत का रंग चढ़ गया। अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं। यह तो हुई लीपोपोती। वास्तव में तो विकास की वर्तमान अवधारणा को ही पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता सतत विकास का पहला लक्षण है। आज खनिज और धातुएं, जल, जंगल, जमीन संसाधनों के अंधाधुंध लूट के आधार पर खड़ी आर्थिक वृद्धि को मंजिल बनाने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है। विकास का दूसरा लक्षण उसके दूसरे जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि सारा जीवन परस्परावलंबी जैसी जैव विविधता का ह्रास तो आज भी परंपरागत विकासवादियों की गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। यह तो दूर का सपना है और विकास का लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे नीचे वाले अंत्योदय से होनी चाहिए। आज का विकास तो गरीब और अमीर के बीच खाई चौड़ी करते हुए को लाचे मार रहा है। अब विकास से इस धरती को इतना प्रदूषित और विपन्न बना दिया है कि प्रकृति द्वारा प्राणी मात्र को जिंदा रहने के लिए दी हुई प्राणवायु ही जहर बन गई। जीवन संचार करने वाले तत्वों की बजाय विकिरण का खतरा पैदा हो गया। पानी का भयंकर प्रदूषण ही नहीं हुआ, बल्कि पानी की कमी भी हो गई। औद्योगिक
सभ्यता हमारे हाथ में तो आकर्षण के पटों में उपभोगी की वस्तु रख देती है, लेकिन हमारी आंखों के सामने दूर नदियों के विष छोड़ जाती है, वायु में जहर घोल जाती है। इसी प्रकार रात को दिन बनाने वाली बिजली अपने उत्पादन केंद्र में पैदा करने वाले विकिरण के खतरे वायुमंडल में कार्बन घोलने या बांध बनाकर उपजाऊ धरती पर जंगलों को डुबाकर लाखों लोगों को उजाड़ने की घिनौनी करतूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है। कहा जाता है कि विकास के कारण ही तो यह संभव है कि प्रति व्यक्ति आयु दर बारी बढ़ती हुई है, और आवश्यक ही है कि पर ये सब दवाइयों के चलते फिरते पुतले पात्र हैं, जिनकी जीव शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है। केवल मानव ही नहीं, प्राण मात्र के लिए जिंदा रहने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। अतः अब मूल प्रश्न अस्तित्व और विनाश का है। क्या हम अपनी प्रजाति के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं, या हमेशा हमेशा के लिए सामूहिक गति को और बढ़ाना चाहते हैं? जिन लोगों ने पर्यावरणवादी या पर्यावरणविद रहकर प्रश्न किया है, उन्हें दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि हम विद और वादी कुछ नहीं, हम तो मौत की ओर धकेलने वाली शक्तियों के विरुद्ध उस मुक्त बहुमत को संगठित कर जिंदा रहने के लिए लड़ने वाले हैं। लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उसके विरुद्ध तन कर खड़े होकर होने वाले लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहने से जीती जाती हैं। इसके राइटर है सुंदरलाल बहुगुणा। आज हमने 7th क्लास का 14वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।